हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को आप लोग अच्छे से सुचारू रूप से कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम में बायोलॉजी के अंतर्गत मैं पढ़ा रहा था और उसमें मैं आपको देखो दोस्तों, एक बात सुनो आप लोग। आपके एग्जाम में प्रश्न का लेवल अब फिगरेबल आ रहा है। सबसे ज़्यादा फिगर से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए उस फिगर से बनने वाले समस्त प्रश्नों को हम अपने अनुसार हैंडल करेंगे। चाहे कितना हो डेप्थ प्रश्न बने, अगर मुझे फिगर्स याद हैं तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने आपको क्या क्या समझाया था, हमने आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको किडनी समझाया था और किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैंने समझाया था। रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है, रीनल मेडुला क्या होता है, रीनल कैप्सूल क्या होता है, रीनल पिरामिड क्या होता है, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी क्या होती है। ये मैंने सारे टॉपिक्स आपको समझाया था। नेफ्रॉन्स कहाँ होता है, पिरामिड्स के अंतर्गत होता है। पिरामिड के अंतर्गत क्या धसा होता है, रीनल कॉर्टेक्स धसा होता है, इसी को क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। उसके बाद मैंने इसका पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने स्ट्रक्चर समझाया था दोस्तों, कि किस प्रकार से अशुद्ध रुधिर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरीज, हिंदी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, मैंने उस दिन जो भी लिखा होगा। एफरेंट आर्टरीज से अशुद्ध रुधिर आती हैं और एफरेंट और इफरेंट से बाहर निकलती हैं शुद्ध रुधिर के रूप में। बीच में ग्लोमेरुलस इसे छानता है, परानिस्यंदित करता है, जिसमें अशुद्धता बाहर आती है। और यह सबसे पहले दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका में आता है, पीसीटी, जिसको मैंने बताया था आपको, प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आता है। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैंने बताया था आपको कि ग्लोमेरुलस से छनने के पश्चात यह बोमेन साइकिल में आता है, बोमेन्स कैप्सूल्स में आता है। फिर उसके बाद पीसीटी में आता है और पीसीटी के बाद दोस्तों मैंने बताया था आपको लूप ऑफ हेनले में आता है। दोस्तों इससे जो भी प्रश्न बनेंगे, आपसे कभी भी प्रश्न यह पूछ सकता है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। लूप ऑफ हेनले के पश्चात डीसीटी में यूरिन निकलता है और यूरिन से होते हुए दोस्तों यूरिन कहाँ जाता है, फिर आप पूरा फिगर को याद करेंगे। फिर यूरेटर में आता है, यूरेटर के पश्चात दोस्तों यूरिनरी ब्लडर में आता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के माध्यम से यह बाहर चला जाता है। तो आपको किडनी पूरी अवश्य समझ में आ चुकी होगी। दोस्तों आज जिस टॉपिक्स पर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं बात करने के लिए, वो हमारा टॉपिक्स होगा दोस्तों उसी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसी किडनी का, उसी नेफ्रॉन का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर्स में किन किन तत्वों को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि उससे जो भी प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ समावेशित किए हुए हैं। आपको किसी भी तरह से इससे बाहर प्रश्न की करने की पॉसिबिलिटीज़ 0% होगी। अगर इतना आप लोगों ने कवर कर लिया है तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, आइए दोस्तों, देखो दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशंस, उत्सर्जन की क्रिया विधि। दोस्तों मैं आपको समझाऊं अच्छे से, आप थोड़ा सा इसको गौर से ध्यान से देखिएगा कि एक्सक्रीशंस, देखो दोस्तों क्रिया विधि किसी भी चीज़ में एक केमिकल फॉर्म में होती है तो एक फिजिकल फॉर्म में होती है। केमिकल्स और फिजिकल्स में मोटा मोटा अंतर मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो जिसको हम अपने नग्न आँखों से देख पाते हैं वो होता है दोस्तों फिजिकल चीज़ें, भौतिक अवस्थाएं। और जो चीज़ लेबोरेटरी के माध्यम से किया जाता है, जो चीज़ें हमें दृष्टिपात नहीं होती हैं, जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, अदृश्य होती हैं, वह चीज़ें रसायन के अंतर्गत आती हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको जो चीज़ पॉइंट मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म हमको समझना बहुत आवश्यक था। इसलिए मैं इस पॉइंट्स के माध्यम से समझा रहा हूँ कि कभी भी अगर प्रश्न ये पूछने की कोशिश किया, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रश्न ये पूछने की आपसे कोशिश किया कि लीवर के अंतर्गत
लीवर के अंतर्गत केमिकल कंपोजिशंस का पार्ट कौन है? तो दोस्तों वह लीवर मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत केमिकल कंपोजिशंस का पार्ट कौन है, रासायनिक संगठक का पार्ट कौन है? तो दोस्तों वो लीवर होता है। क्यों होता है मैंने आपको समझाया था कि दोस्तों लीवर ही है वो। ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों हम लोग जो भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा खाते हैं, तो दोस्तों प्रोटीन के पाचन से हमें नाइट्रोजन्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस होता है। और मैंने बताया था नाइट्रोजन्स कंपाउंड में अमोनिया अर्थात अमीनो अम्ल और अमोनिया प्राप्त होते हैं। अमीनो अम्ल का डाइजेशन आसानी से नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों उस समय लीवर एक्टिव हो जाता है। और लीवर एक्टिव मोड में होकर के दोस्तों इसको सपोर्ट्स प्रोवाइड कराता है। और लीवर अमोनिया को अर्थात अमीनो एसिड्स को, अमोनिया को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है दोस्तों? यूरिया में कन्वर्ट करता है। अर्थात केमिकल कंपोजिशन अर्थात रसायन रूप से पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है, भागीदारी कौन निभा रहा है? तो आपको समझ में आ गया कि सर वो रासायनिक रूप से मुख्य रूप से पार्टिसिपेट लीवर करता है, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कराता है। वही पूरे पार्ट यहाँ पर हैं। देखो दोस्तों, पहली बात पूछेगा कि उत्सर्जन की क्रियाविधि का रासायनिक संगठन कहाँ पूर्ण होता है? तो दोस्तों वह कहाँ पूर्ण होता है? वह लीवर में पूर्ण होता है। और लीवर में किस प्रकार से पूर्ण होता है? तो आइए दोस्तों मैं इसको ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो दोस्तों, प्रोटीन के पाचन के पश्चात मैंने आपको समझाया था, प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो क्या बनता है दोस्तों? अमीनो एसिड तथा अमोनिया का निर्माण होता है। जो जो पॉइंट मैंने लिखा है वही पॉइंट मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अमोनिया मैंने यहाँ लिखा था, अमोनिया क्या है? अतः अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ होता है, जिसे यकृत कोशिकाओं द्वारा, याद रखना दोस्तों, कई बार इंग्लिश वर्जन भी प्रश्न पूछ लेता है, हिपैटिक सेल बोलते हैं उसको, याद रखना। हिपैटिक सेल मैं आपको आगे बताऊंगा कि सबसे कम रीजनरेशंस की पावर न्यूरॉन सेल में होती है। ब्रेन में जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो सबसे कम विभाजन ही नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा कोशिकाओं में पुनरुद्भवन जिसको बोलते हैं हम लोग, रीजनरेशंस की पावर, मतलब खराब होने के पश्चात भी फिर से बन जाना, इसको बोलते हैं रीजनरेशंस पावर। सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क के न्यूरॉन में, होता ही नहीं है, 0% होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन किस में होता है? तो दोस्तों रीजनरेशंस का पावर किस में होता है? तो लीवर में होता है। इसीलिए इसको हिपैटिक सेल बोलते हैं। हिपैटिक, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को हेपेटाइटिस हो गया, तो हेपेटाइटिस क्यों होता है? लीवर्स में किसी तरह की फॉल्ट आ जाने से। बात समझ रहे हैं आप लोग? अब ध्यान से सुनिएगा। प्रोटीन के पाचन के पश्चात दोस्तों अमीनो अम्ल और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है, इसीलिए दोस्तों लीवर यहाँ एक्टिव मोड में आ जाता है। ये कौन आता है दोस्तों? यहाँ पर लीवर। और लीवर दोस्तों क्या कराता है? अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करा करके यूरिया में कन्वर्ट करा देता है और वाटर के रूप में बाहर निकाल देता है। मैंने वही पूरी लिखा है कि दोस्तों जिसे यकृत कोशिकाओं द्वारा यूरिया में बदला जाता है। हिपैटिक सेल का मतलब लीवर्स की सेल, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि रिनेट सेल कहाँ होता है, आप लोग भूल चुके होंगे। टेपवार्म मैंने पढ़ाया था आपको, रिनेट सेल टेपवार्म में। टेपवार्म की हिंदी क्या होगी? फीता कृमि में मैंने पढ़ाया था। फीता कृमि में पढ़ाया था कि गोल कृमि में पढ़ाया था? अब बताओ दोस्तों। फीता कृमि का मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझाया था आपको, फ्लेम सेल होता है, ठीक है, जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेस फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए टॉपिक्स को देख करके। गोल कृमि का उत्सर्जन अंग रिनेट सेल होता है, समझ में आया? और रिनेट और रिनल में अंतर है। रिनेट गोल कृमि का उत्सर्जी अंग होता है, जबकि रिनल सेल किडनी से संबंधित है। दोनों चीज़ों में अंतर आपको समझ में आ चुका कि दोस्तों रिनल अलग चीज़ है, रिनेट सेल अलग चीज़ है। रिनेट सेल गोल कृमि का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। उसी तरफ से दोस्तों यहाँ पर समझना, जिन टाइप से प्रश्न पूछा है दोस्तों, एक बार आईएएस में प्रश्न पूछ दिया ऑर्निथिन साइकिल का संबंध है। लोगों ने जो भी डेप्थ में अगर स्टडी नहीं किया होगा तो उसको यह क्वेश्चन टफ लगा होगा। क्वेश्चन टफ क्यों होता है? क्योंकि हम अपने पढ़ाई के लेवल को हम
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टडी नहीं करते हैं, सिर्फ या तो वर्टिकल करते हैं या तो हॉरिजॉन्टल करते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को हॉरिजॉन्टली बढ़ाना पड़ेगा। जो आप लोग इतना पढ़ रहे थे बस थोड़ा सा उसको और मोटा लेयर बनाइए। मुझे पता है कि सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा टॉपिक्स माना जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बात समझ रहे हैं? और दोस्तों यह कोई थ्योरी बेस्ड प्रश्न नहीं होता, यह बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है बायो। इसलिए बायो को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अब समझिए दोस्तों, जब यह चक्र पूरा हो जाता है, देखो दोस्तों, प्रोटीन से अमीनो अम्ल अमोनिया बना, अमोनिया से अमोनिया को लीवर ने किस में बदल दिया? यूरिया में बदल दिया। दोस्तों यह पूरा एक चक्र जो भी बना, यूरिया तक बदलने के चक्र को हम लोग सबसे पहला नाम याद रखिएगा आप लोग, क्या कहते हैं दोस्तों? यूरिया साइकिल। एकदम बिल्कुल सिंपल है, यूरिया साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। दोस्तों इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्रेब्स हैंसलेट चक्र। कभी नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन आपको याद अवश्य रखना है, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट चक्र। और दोस्तों जो आईएएस में प्रश्न पूछा था वो था ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल का संबंध दोस्तों किससे है? किडनी से है। समझ में आया? लेकिन दोस्तों ऑर्निथिन साइकिल किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने से कुछ भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों ये मैकेनिज्म ऑफ क्या है? एक्सक्रीशंस है। ऑर्निथिन साइकिल में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? दोस्तों लीवर। लीवर नहीं होता तो ये साइकिल पूरी नहीं होती। ये बात आपको अवश्य समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये था केमिकल कंपोजिशंस अर्थात मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशंस में रासायनिक संभाग कौन कौन होते हैं। ये होते हैं। ऑर्निथिन साइकिल का संबंध किससे है? दोस्तों अमोनिया को यूरिया में बदलने से। यूरिया साइकिल का संबंध ये तो बहुत आसान है। उसके बाद क्रेब्स हैंसलेट साइकिल किससे संबंधित है? ये भी बात आपको अवश्य समझ में आ चुका होगा। इसको मैं मिटाऊं। अब देखो दोस्तों, इसके अगले चक्र को हम थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा है दोस्तों, एक है रासायनिक संभाग के तहत मैंने आपको बताया, और दूसरा है आपको समझना होगा भौतिक या मैकेनिकल या फिजिकल कंपोनेंट के तहत क्या आता है। तो मैंने आपको समझाया था दोस्तों, आप लोगों ने उतना पढ़ा आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि किडनी का सर पहला काम क्या होता है? ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस करना, ब्लड को छानना। मेन काम क्या होता है? इसका छानना। लेकिन दोस्तों मैं भी पेपर देख रहा था बिहार पीसीएस का, उसमें ब्लड का शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न था। तो ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है? तो हम आपको पढ़ाएंगे जब लंग्स, तो वहाँ मैं समझाऊंगा कि लंग्स ब्लड का शुद्धिकरण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आता है। इसी को ब्लड का शुद्धिकरण कहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वो गैसों का शुद्धिकरण है। समझ में आया? वो गैसों का शुद्धिकरण करता है। लेकिन पूरी तरह से अगर ब्लड का शुद्धिकरण देखा जाए तो दोस्तों किडनी ही करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? प्यूरिफिकेशंस। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर प्रश्न में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन्स कहाँ होता है कि अगर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ब्लड का प्रश्न आएगा तो ये तो बिल्कुल आंसर इसका छपा हुआ है कि किडनी होती है। लेकिन अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन ब्लड का प्यूरिफिकेशन से आ जाए, शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि वह मेन फंक्शंस करता है लंग्स। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर होलिस्टिक वे में संपूर्ण आयामों में देखा जाए तो वहाँ किडनी का रोल सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऑप्शन में फेफड़ा भी है और किडनी भी है तो आप किडनी पे आंसर टिक करिएगा, आपका आंसर सही होगा। समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि समझाया था कि दोस्तों ग्लोमेरुलस से किस प्रकार से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड के साथ साथ अन्य खनिज लवण वोमेन साइकिल में आते हैं, और वोमेन साइकिल में आने के बाद दोस्तों जल का पुनरावशोषण शुरू हो जाता है प्रॉक्सिमेट कन्वोल्यूटेड ट्यूब से, समीपस्थ कुंडलित नलिका से, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि लगभग 72% के आसपास पीसीटी जल का पुनरावशोषण करती है। आपको मैंने समझाया था 5% वुमेन साइकिल करती है, 17% डीसीटी के द्वारा किया जाता है। और डीसीटी पे ही मैं समझाऊंगा अभी आपको, जब मैं आपको ग्रंथियाँ पढ़ाना शुरू करूंगा तभी। इसी टॉपिक के बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं ग्लैंड्स को पढ़ा दूँ, जिसमें
एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, और उसके बाद मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं। उसी में आपको अग्नाशय पढ़ना पड़ेगा, फिर लीवर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको पूरी ग्लैंड्स पढ़नी पड़ेगी ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है ना, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। हार्मोन्स और एंजाइम में क्या अंतर है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। तो दोस्तों इसके भौतिक और यांत्रिक भाग में सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ पढ़ाया और वो 2 ही चीज़ को यहाँ आपको छाप लेना है। पहला चीज़ क्या करता है दोस्तों, रुधिर को छानने का काम करता है, रुधिर को छानने का काम करता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस ऑफ ब्लड। और दूसरा इसका जो फंक्शंस होता है, ये मैंने आपको समझाया था, जल का पुनरावशोषण करता है। और जल का पुनरावशोषण दोस्तों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, पुनरावशोषण करता है, क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर करता है। समझ में आया। तो किडनी का आपको फंक्शंस में पता चला कि ये 2 काम करता है। एक काम सर करता है क्या, रुधिर को छानने का काम करता है, और दूसरा जल का पुनरावशोषण करता है। और दोस्तों अगर मैं पूछूं कि यूरिया को बदलने का काम कौन करता है, किडनी में यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, बहुत बच्चा क्या समझो मेरे भाई, बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन क्या है कि सर मूत्र मार्ग से, यूरेथ्रा से, मैंने आपको पूरा फिगर बनाया था यूरेथ्रा का, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लडर का, मैंने उसमें स्ट्रेस न्यूरॉन भी पढ़ाया था। दोस्तों प्लीज़ जो भी मेरे भाई पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे, मेरा उनसे बहुत आग्रह और विनम्र विनती है कि प्लीज़ इसके पुराने लेक्चर्स को आप लोग अवश्य देखें, तब जाकर के टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग जो भी मैं आज का लेक्चर ले रहा हूँ, ये लेक्चर आज का मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे उसी लेक्चर पर मुझे समापन कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बिल्कुल होलिस्टिक वे में मुझे पढ़ाना था, इसलिए मैंने किसी तरह से मैंने छोड़ने की कोशिश नहीं किया। ऑर्निथिन साइकिल क्या होता है, क्रेब्स हैंसलेट चक्र क्या होता है, समझ में आया, यूरिया साइकिल क्या होता है। दोस्तों बच्चा लोग क्या समझता है कि मूत्र मार्ग से यूरिन बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है, इसलिए यूरिया का काम, यूरिया को कौन बनाता होगा, किडनी। 90% बच्चा आंसर दे रहा है किडनी। दोस्तों क्यों, इतना समझाने के बाद आप क्यों फिर गलत दे रहे हैं। यूरिया को कन्वर्ट कौन कराता है, लीवर नहीं होता है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए कंसंट्रेट होकर के काम करिए। दोस्तों पढ़ रहे हैं आप लोग, और पढ़ते समय अगर आपने आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका स्किल अगर इस पर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने अंदर की कमियों को पहचानो। और मैंने बोला था आप अपने अंदर के राम से अपने अंदर के रावण को मारने की कोशिश करो। समझ में आ रहा, आइए दोस्तों ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अंतिम टॉपिक है, और इसी के बाद यह टॉपिक्स आपका बिल्कुल पूरी तरह से समापन की कगार पर खड़ा होगा, और वो है दोस्तों जिसको हम लोग पढ़ते हैं मूत्र। ये भी एक टॉपिक है, पढ़ लेते हैं मूत्र। देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, देखो ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों सबसे पहले एक चक्र बनाते हैं, और पहले इस चक्र को अच्छे से समझना। देखो दोस्तों मैंने आपको समझाया था ग्लोमेरुलस, थोड़ा सा इंग्लिश लिखूंगा, आप लोग इतना तो समझ जाएंगे ना ग्लोमेरुलस क्या बोल रहा है। दोस्तों इसी से तो वो रक्त छनता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बाद क्या आता है दोस्तों, बोमैन साइकिल आता है, बोमैन साइकिल्स, ठीक है। ये जो भी छन करके आता है, छन करके जो भी अमोनिया, NH3, यूरिया या जो भी कुछ आता है इत्यादि मैंने यहाँ लिख दिया, आपको बिल्कुल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्लोमेरुलस से बोमैन साइकिल्स में आता है, बोमैन साइकिल से दोस्तों PCT में आता है। आपको इतना तो मुझे आसानी से लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। और PCT के बाद दोस्तों कहाँ आता है, ये आता है
LOH लूप ऑफ हेनले में आता है, और LOH के बाद दोस्तों DCT में आता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आता है। और यहीं पर ADH हार्मोन्स जब ज़्यादा लोग महुआ या अद्धा दारू पीने शुरू कर देता है तो वहाँ DCT में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है वो बनना बंद हो जाता है, जिससे मूत्र में 25% जल का निष्कासन होता है। ये मैंने समझाया था। DCT के बाद दोस्तों ये कहाँ जाता है, तो सबसे पहले यूरेटर में जाता है। यूरेटर दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसकी हिंदी, पता नहीं थोड़ा सा दिक्कत होगा हिंदी को करने में, इसलिए आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा। यूरेटर, और यूरेटर के बाद दोस्तों आता है यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और इसके बाद दोस्तों यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। यही चीज़ मैंने आपको समझाया था। क्या है? मूत्र मार्ग है, ठीक है। वो नली होगी, मूत्र नली होगी, कुछ इसका हिंदी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है यूरेटर की हिंदी क्या होनी चाहिए, बट आपको इतना अवश्य समझ में आया होगा कि सर ग्लोमेरुलस में क्या अशुद्ध रुधिर, जैसे आपको मैंने यहाँ समझाया था, आप लोग थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ मैंने ऐसे समझाया था, ठीक है, ऐसे मैंने समझाया था, आपको बहुत अच्छे से तो समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों ये नली है, ठीक है, और इसी के मैंने आपको मैंने समझाया था दोस्तों, ये है यूरेटर, और यहाँ पर बनती है एक इस प्रकार से यूरिनरी ब्लैडर, और दोस्तों ये अंतिम मार्ग है यूरेथ्रा, और यहीं पर मैंने समझाया था स्ट्रेच न्यूरॉन। तो आपको तो पूरी किडनी का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। किडनी बैंगनी रंग की होती है। किडनी किस तरह से होती है? सेम के बीज की तरह होती है, ठीक है, बीम शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो किसी भी तरह से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब आते हैं दोस्तों मूत्र की बात करते हैं कि दोस्तों इसके बाद DCT के बाद यूरेटर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है, फिर यूरेथ्रा के मार्ग से मूत्र बाहर निकल जाता है। तो इसी मूत्र को समझना है, ठीक है दोस्तों। देखो ध्यान से, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो दोस्तों, पहला चीज़ क्या है कि स्वस्थ मनुष्य, देखो स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन बताओ कितना लीटर मूत्र का परित्याग करता है? बताओ मेरे दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, जितना लीटर पानी पिएंगे उतना लीटर मूत्र त्यागते हैं, समझ में आया? 1.5 लीटर। तो स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का परित्याग करता है, 1.5 लीटर मूत्र का परित्याग करता है। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी भाई बहन को आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में? नहीं आ रही होगी। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मूत्र का रंग पीला होता है। क्यों होता है? ये भी चीज़ आपको पूछता है प्रश्न कि मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर दोस्तों मूत्र का परित्याग करता है? 1.5 लीटर। यूरेक्रोम के कारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बताया, यूरेक्रोम के कारण होता है। ये बात आपको समझ में आ गई कि दोस्तों यूरेक्रोम के कारण या यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। यूरे नहीं, यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? पीला होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब मनुष्य मूत्र विसर्जन की प्रक्रिया कर देता है तो वहाँ से कुछ समय बाद बहुत गंदी स्मेल आने लगती है। वो रीज़न क्या है? जब इंसान मूत्र का परित्याग करता है, मूत्र के परित्याग के लगभग 1 से 1.5 घंटे पश्चात वहाँ बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उन बैक्टीरिया के सहारे इस मूत्र में जो भी यूरिया है उसको पुनः अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए वहाँ से विषैली गंध आती है। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा कि मूत्र से जो भी विषैली गंध आती है, यह विषैली गंध आती है, एकदम अच्छे से समझिएगा। मूत्र से विषैली गंध क्या आती है? जब मनुष्य मूत्र का परित्याग करता है, क्या करता है?
मूत्र के परित्याग के पश्चात, एकदम कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, मूत्र के परित्याग के पश्चात, ठीक है, 1 से 2 घंटे बाद, मूत्र के परित्याग के 1-2 घंटे पश्चात, ठीक है, जीवाणुओं द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा यूरिया को किस में बदल दिया जाता है? जो भी यूरिन आता है या यूरिया निकलता है, यूरिया को किस में बदल दिया जाता है? अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, उतारिए जल्दी जल्दी, आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो तीक्ष्ण गंध पैदा करती है, विषैली गंध पैदा करती है, तो क्यों करती है आपको समझ में आ गया होगा कि सर एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र का परित्याग करता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण हल्का पीला रंग होता है। समझ में आया क्या? मूत्र विषैली गंध क्यों होती है? क्योंकि 1 से 1.5 घंटे बाद वह बैक्टीरिया द्वारा वह अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए वहाँ से विषैली गंध आती है। अब समझिएगा दोस्तों, मूत्र में 95% जल होता है, समझिएगा। इस मूत्र के अंतर्गत आपको मैं यहाँ से समझा दूँ, आप लोग बस इसको ऐसे ही याद रखिएगा, 95% जल होता है। ओके, कितना परसेंट जल होता है सर? 95% मूत्र में जल होता है, ठीक है। 2.5% यूरिया होती है, 2.5% क्या होती है? यूरिया होती है। ओके, अब समझो, मूत्र में 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। 0.3% यूरिक अम्ल होता है। समझ में आया क्या आपको? बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है? बोलो। और 1% के आसपास अमोनियम साल्ट होता है। 1% के आसपास अमोनियम लवण होता है, अमोनियम साल्ट होता है। अगर विजुअल नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा, नीचे लिख देंगे, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ 1% के आसपास अमोनियम लवण होता है। बोलो मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? मैं एक बार देख लूँ कहीं आपको विजुअल तो है ना? हाँ दोस्तों, बिल्कुल विजुअल है। आप लोग इसको एकदम उतारिए, किसी तरह से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग बताइए मेरे को। दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो मुझे लगता है आपको मूत्र के बारे में समझ में आ गया कि सर मूत्र किस प्रकार से बाहर जाता है, ग्लोमेरुलस से किस प्रकार से वोमेन्स में आता है, और वोमेन्स साइकिल्स में या वोमेन्स कैप्सूल में जब एंट्री करता है किस प्रकार से पीसीटी में आता है, पीसीटी के बाद लूपा फैनले, लूपा फैनले के बाद डीसीटी, डीसीटी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद से बाहर किडनी। यही है किडनी की बाहरी स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं सर? पेरिटोनियम झिल्ली से घिरी होती है, उसकी बाहरी संरचना को सर रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाली को, मध्य वाली को रीनल मेडुला कहते हैं। ओके, इसी मेडुला में क्या होता है? पिरामिडनुमा संरचना होती है। पिरामिडनुमा संरचना में सर नेफ्रॉन होता है और इसी पिरामिडनुमा संरचना में रीनल कॉर्टेक्स धंसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैंने समझाया था, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कहते हैं। इससे बाहर इससे प्रश्न आने की संभावना ही नहीं है। अब आते हैं दोस्तों इससे संबंधित बिल्कुल लास्ट टॉपिक, और वो है कि किडनी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं और कौन कौन से रोग प्रॉब्लम नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, इसको उतार लिए होंगे आप लोग। देखो दोस्तों, पहला चीज़ मैं आपको बताऊं कि मनुष्य की अगर एक किडनी खराब हो गई तो वो दूसरी, मतलब एक किडनी अगर ख़राब भी है ना, तो एक किडनी से काम चला सकता है पूरी ज़िंदगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन दोस्तों किडनी फॉल्ट कब करती है, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला चीज़ देखो, जब किडनी काम करना बंद कर दे, जब खूब दारू जब पिएगा तो क्या होगा? खराबी होगा ना यार। किसी की भी सहने की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा ओवर में वो नहीं सह पाएगी। तो ध्यान से सुनो, जब किडनी खराब हो जाती है तो आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स लिखिएगा। और दोस्तों इसी नोट्स के तहत मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर किडनी से प्रश्न बना तो इसी नोट से 1 से 2 प्रश्न दिखेंगे। जितना पढ़ाया उतना रेयर
मतलब आने की पॉसिबिलिटीज़ तो सबसे है, लेकिन एग्जाम्पल से मैंने बोला प्रश्न आता है, डिजीज से प्रश्न आता है। अब जैसे पार्किंसन डिजीज किससे संबंधित है, तो ये सब डिजीज से संबंधित है। जैसे किडनी से संबंधित जितने भी रोग होंगे, डिजीज होंगे, तो मैं आपको यहाँ करा दूंगा। तो किडनी से किसी भी तरह के प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। अब समझना, देखो दोस्तों, जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो आपको मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझिएगा। जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है सर, क्या होता है? होता यही है मेरे भाई कि ब्लड का छन्ना समाप्त हो जाता है। और जब ब्लड का छन्ना समाप्त हो जाता है तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। तो दोस्तों, जब ब्लड छनेगा ही नहीं तो मनुष्य कब तक जीवित रहेगा? समाप्त हो जाएगा ना। मतलब देखो दोस्तों, किडनी फॉल्ट होने का मतलब क्या है? कुछ है नहीं, ब्लड का छन्ना समाप्त हो जाएगा, अर्थात अंदर क्या आएगा, शरीर के अंदर जहरीले पदार्थ एंट्री करने लगेंगे, तो मनुष्य लंबे समय तक नहीं जी सकता है। ठीक है, अब जैसे आप खुद सोचो, आप लोग मकान बनाते हो तो मकान में ऐसा चीज़ करते हो ना कि सांप वगैरह ना एंट्री करे। अगर सांप ही वगैरह एंट्री अंदर कर गया तो कब तक रहेंगे आप? कभी ना कभी तो काट के समाप्ति कर देंगे। वैसे ही दोस्तों किडनी होती है। किडनी जब ब्लड को छानना समाप्त कर देती है पूरी तरह से, तो बोलते हैं किडनी फॉल्ट कर गई। जब किडनी फॉल्ट कर जाती है तो दोस्तों इसे प्रयोगशाला में डायलाइजर लगाया जाता है। अब डायलाइजर एक मशीन होती है, उस मशीन को छोड़ो आप लोग, बस आपकी एग्जाम में क्या आएगा उसको समझो। डायलाइजर लगाया जाता है और डायलाइजर्स के माध्यम से बाहर से एक मशीन लगाई जाती है और मनुष्य के अंतर्गत उसको सेट किया जाता है और सेट करके रक्त को छाना जाता है और रक्त को छान करके फिर मनुष्य को सुचारू रूप से संचालित कर दिया जाता है। जाओ, किडनी खराब हो गई तो डायलाइजर के द्वारा उसको छाना जाता है, जिसको डायलिसिस बोलते हैं। आपके प्रश्न में 20 बार प्रश्न पूछा होगा या कि डायलिसिस क्या है? दोस्तों, रक्त को छानने का काम करती है। तो पहला है डायलिसिस कब किया जाता है? देखो, डायलिसिस यही होता है, डायलिसिस। समझना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन। अब दोस्तों ये तो कभी याद ही नहीं होगा, अपोहन, लेकिन आपको दोनों तरीके से देखना होगा। और हिंदी में कई बार देवनागरी लिपि में लिख देता है डायलिसिस, ऐसे भी लिख देता है डायलिसिस। तो आपको हर कुछ समझना होगा। डायलिसिस कब कराया जाता है? डायलिसिस कब होती है? जब मनुष्य की किडनी कार्य करना बंद कर दे। अर्थात किडनी कार्य करना बंद कर रही है, मतलब क्या है दोस्तों? रक्त का छानना और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ समाप्त हो जाएगा, तो मनुष्य की लाइफ टाइम कम हो जाएगा। इसीलिए उस समय डायलाइजर्स का प्रयोग किया जाता है और डायलाइजर में डायलिसिस की जाती है। इसीलिए जिसकी भी किडनी खराब होती है ना, उसको लगभग हर 3 से 4-5 दिन पर डायलाइजर कराना पड़ता है। तो अब सोचो ना दोस्तों, डायलिसिस कराना पड़ता है। इसीलिए किडनी पेशेंट हमेशा डायलिसिस से मतलब परेशान रहता है, बहुत ख़राब चीज़ होता है ये। इसलिए डायलिसिस समझिएगा कब होता है दोस्तों? जब किडनी कार्य करना बंद कर दे। किडनी रक्त को छानना, रक्त का परानिस्यंदन, हिंदी लिख रहा हूँ आप लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रक्त का परानिस्यंदन अर्थात अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, किडनी रक्त का परानिस्यंदन करना बंद कर देती है, बंद कर देती है। तो रक्त के शुद्धिकरण को डायलिसिस कहते हैं। अर्थात रक्त को अब छानने का कौन काम करेगा? तो दोस्तों डायलाइजर मशीन। डायलाइजर मशीन जिस प्रक्रिया द्वारा छानती है उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कर देती है। तो डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त को छाना जाता है। समझ में आ गया होगा अब आपको? मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हुआ होगा। तो दोस्तों डायलिसिस कब होती है? ये किडनी से रिलेटेड है। कई बार पूछता है डायलिसिस इज रिलेटेड टू लिवर्स, किडनी, लंग्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ भी दे सकता है आंसर में।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पहला हो गया डायलिसिस, किडनी से संबंधित है। जब किडनी कार्य करना बंद कर देती है तो डायलाइज़र लगा करके डायलिसिस किया जाता है, और डायलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, और फिर मनुष्य अपने सुचारू रूप से जीवन को चलाता है। फिर दारू पीता है, फिर डायलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कई बार प्रोसेस होती रहती है। अगला देखिए दोस्तों, होता है एक किडनी में स्टोन्स का जमा होना। ठीक है देखो दोस्तों, किडनी हानिकारक पदार्थों को मारती है, समझ में आया? मैंने बताया था आपको, सॉरी हानिकारक पदार्थों को कह रहे हैं, विषैले पदार्थों को शरीर से फिल्टर्ड करके बाहर फेंक देती है, ये तो आपको मैंने बताया था। और कैसे यूरिन के माध्यम से निकाल देती है बाहर, ये भी आपको समझ में आया था। तो ब्लड दोस्तों, किडनी में जो स्टोन जम जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, पथरी का होना, अर्थात आइए दोस्तों पथरी के बारे में समझ लेते हैं। पथरी, देखो दोस्तों एक बात सुनो, ये किडनी में स्टोन ये कई जगह होता है स्टोन। ठीक है, एक जब लीवर पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम समझाएंगे कि लीवर में जो गैल ब्लैडर होता है, जो पित्ताशय होती है ना, उसमें भी एक लेयर जम जाती है, वहाँ भी स्टोन जम जाता है, और एक किडनी में स्टोन जम जाता है। तो किडनी में जब स्टोन जमता है तो ये आसान होता है, ये आसानी से हट जाता है। लेकिन जब लीवर में जब स्टोन का जब जमा हो जाता है, लेकिन वो स्टोन नहीं होता है, वो एक मांस की गुच्छे की तरह होता है, रेड रेड कलर का, वो चारों तरफ से उसको घेर लेती है, गैल ब्लैडर को, पित्ताशय को। इसलिए मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों कि स्टोन दो जगह होता है, एक होता है लीवर्स में भी होता है और एक किडनी में भी होता है। किडनी वाला स्टोन आसान होता है, ये आसानी से निकल जाता है। लोग नहीं बोलते हैं कि नींबू और पानी पियो, नींबू का पानी और उसका जो भी है उसमें डाल करके। तो दोस्तों नींबू के पानी जब हम लोग पीते हैं ना, तो ये स्टोन को काटती है, क्योंकि उससे रिएक्शंस करती है, धीरे धीरे कट जाता है। तो ये सिंपल प्रक्रिया है, किडनी वाला समाप्त हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा झाम नहीं होता। जो लीवर वाला होता है स्टोन, वो खतरनाक होता है। तो पथरी क्या होता है? तो प्रश्न बार बार पूछता है कि किडनी में जो स्टोन जमा होता है या कहीं भी स्टोन जमा होता है वो क्या होता है? तो आपको जो याद रखना है बस उसी से रखना है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है। क्या याद रखना है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्जिलेट। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से आपके प्रश्न आने चाहिए। कैल्शियम ऑक्जिलेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा ये भी लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो। CaC2O4। CaC2O4 होता है। जो भी पथरी जमी होती है किडनी में वो क्या होती है दोस्तों? CaC2O4 होता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, एक होता है गठिया रोग। मैं आपको इसको समझा दूँ, गठिया रोग क्या होता है। देखो, मनुष्य का यह जो भी मांसपेशियाँ है, यह जो भी जोड़ है ना, इस जोड़ में एक द्रव होता है। जैसे नहीं बोलता है घर में, जैसे किसी को भी सुचारू रूप से चलाना है, जैसे गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है, कैसे कट कट की आवाज़ न करे, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? मोबिल्स डालते हैं, मोबिल्स ऑयल्स का ग्रीसिंग कराते हैं, तो गाड़ी अच्छे से चलती है, सुचारू रूप से चलती है। दोस्तों उसी प्रकार से इस मांसपेशियों में आवाज़ ना आए। आवाज़ नहीं आ रहा ना, आप लोग का नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो लोग बुढ़ा हो गया होगा, जिसका एज ढल चुका होगा, उससे ऐसे कराइएगा, आवाज़ करेगा, हाँ करने लगेगा। रीज़न क्या है? मनुष्य की मांसपेशियों के बीच में जहाँ भी जोड़े होते हैं ना, यहाँ साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल द्रव होता है। और जब इंसान जब बुढ़ा हो जाता है तो इसी जगह पर दोस्तों क्या होता है? यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। यूरिक एसिड जब जम जाती है तो साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगती है, और सूखने लगती है तो मनुष्य जब बुढ़ापा होता है ना, तो अपना आयतन बढ़ा देता है, बैठने का तरीका ऐसे हो जाता है। और हम लोग तो अभी स्ट्रेट खड़े हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं एकदम झुक करके। रीजंस क्या है कि उनके जोड़ों में यूरिक एसिड जम जाती है, और जब यूरिक एसिड जम जाती है तो साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगती है। और जब साइनोवियल फ्लूइड जब सूखेगा तो मनुष्य, अब सोचो कि जब गाड़ी का किसी भी चीज़ का जब सूखेगा, जैसे कोई भी गाड़ी है, जैसे उसकी मोबिल्स और ग्रीसिंग जो भी आपने कराया वो सूख गया, तो चैन से कटकट की आवाज़ आने लगती है, इंजन से कटकटाहट की आवाज़ आने लगती है। तो लोग बोलते हैं ना, इसमें मोबिल्स ऑयल्स डाल दो, गाड़ी अच्छा देगी, ठीक है, मतलब गाड़ी आवाज़ नहीं करेगी, उसमें जो भी नॉकिंग एजेंट हैं वो समाप्त हो जाएंगे। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, डॉक्टर साहब कुछ सलाह क्या देते हैं? इसी को बोलते हैं गठिया का पेशेंट होना।
समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, गाउट पेशेंट के नाम से जाना जाता है। गाउट पेशेंट क्या होता है दोस्तों? मनुष्य की जो भी जोड़ियाँ होती हैं, ऐसे देखो, जो भी हड्डी का जोड़ होता है ना, हड्डी के जोड़ के द्रव, हड्डी के जोड़ में जो भी द्रव होता है उसको बोलते हैं साइनोवियल्स फ्लूइड्स। और इसी साइनोवियल्स फ्लूइड में जब यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है उसे ही दोस्तों गठिया पेशेंट कहते हैं। उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, रह रह के चिल्लाने लगता है, जायज़ सी बात है। समझ में आया? तो आपको गठिया पेशेंट समझ में आया? तो गठिया पेशेंट किससे संबंधित है? यूरिक एसिड से। तो इसलिए यूरिक एसिड है तो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। अगला लिख लीजिए, गठिया का पेशेंट, गाउट, GOUT, इसको क्या बोलते हैं? गठिया पेशेंट। दोस्तों मुझे इसलिए यह याद है, क्यों याद है? क्योंकि मेरी मम्मी, मेरी माताजी की भी ब्लड्स में भी प्रॉब्लम था और वो भी गाउट्स की पेशेंट भी थी, क्योंकि उनका साइनोवियल फ्लूइड सूख चुका था, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती थी। उनको बॉडी उठने में उनको दिक्कत होती थी, बैठने में प्रॉब्लम होती थी, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स थी गाउट्स का, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड्स बिल्कुल सूख चुका था, उसमें यूरिक एसिड्स बहुत जम चुका था। और जब यूरिक एसिड जम जाता है ना, तो यूरिक एसिड्स के जमने से इंसान को बैठने उठने को हर तरह में से हड्डी तड़ की आवाज़ करती है, ऐसे करेंगे तड़ आवाज़ बोलेगी, तो वैसे ही होता है। तो गठिया पेशेंट्स कब होता है दोस्तों? साइनोवियल फ्लूइड में। इसमें बस आप लोग इतना लिख लीजिए, यूरिक एसिड्स के जमाव के कारण हड्डी जोड़ों के मध्य, ऐसे लिखो, हड्डी जोड़ों के मध्य। समझ में आ रहा है ना आपको? हड्डी जोड़ के द्रव को क्या कहते हैं? लिखाई दे रहा हूँ इसको, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, साइनोवियल द्रव। दोस्तों इसका कोई हिंदी नहीं होता है, साइनोवियल है तो साइनोवियल देवनागरी में लिख के आएगा, इसलिए आप लोग मैं बोल रहा हूँ साइनोवियल फ्लूइड, याद रखिएगा। समझ में आया? साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के जमाव के कारण, यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है। बताओ कोई दिक्कत आपको? यूरिक एसिड के जमाव के कारण होता है क्या? गठिया रोग। समझ में आ चुका होगा आपको। इसी को गाउट पेशेंट कहते हैं, और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इंसान को पूरी ज़िंदगी तबाह करके रखी रहती है। तो ये भी समझ में आ गया कि दोस्तों पथरी के रूप में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट CaC2O4। कई बार बच्चा ये रट के जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, लेकिन इसका जब केमिकल फार्मूला पूछ देता है तो हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए किसी भी एंगल से मैंने प्रश्न छोड़ा नहीं है आपको, और मैंने पूरी तरह से इसको समझाने की कोशिश किया। मुझे लगता है दोस्तों आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। रीनेट सेल किसका होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीनेट सेल, ओके। और जनरल बॉडी सरफेस किसका होता है, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। किडनी किसका किसका होता है, ठीक है? तो आप लोग ऐसे ही सब आंसर में बता दीजिएगा। और पथरी के रूप में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। इसलिए किडनी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उतना आपका समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों अभी मैं ये लिख सकता हूँ, आप लोग मुझे ये चीज़ दे सकते हैं कि किडनी, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ दोस्तों? किडनी, अर्थात किडनी मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र पूर्णतः क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आज कंप्लीट करा दूंगा, और वो हो चुका है। दोस्तों इसी के बाद हम आपके समक्ष टॉपिक्स प्रस्तुत करेंगे, ग्लैंड्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में बहुत अच्छे से आई होगी। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस स्मृति में, इस माँ की स्मृति में मैं आप लोगों के समक्ष पूरी ज़िंदगी की स्मृति बनाना चाहता हूँ। इसलिए मेरे इस हिंदू स्मृति चैनल को आप लोग
रियलिटी दिल से आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट्स फॉर मी, सपोर्ट्स फॉर दिस चैनल, ओके। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खुश, देखो दोस्तों, दुनिया में खुश रहने का सबसे सिंपल तरीका है माँ और बाप का रिस्पेक्ट करना, ठीक है। माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, ठीक है, और बाप के सर के ऊपर पूरे समाज का साया होता है, बाप के सर के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी से भारी और आकाश से ऊंचा, पृथ्वी से भारी हमेशा माँ होती है और आकाश से ऊंचा हमेशा पिता होता है। इसलिए पिता और माँ की तुलना न किसी से कीजिएगा, न किसी से करने के लिए सोचिएगा। दोस्तों, ये दुनिया की वो माँ शब्द छोटा है, लेकिन इसका व्याख्या करते समय कोई भी दार्शनिक भी करेगा या कुछ भी करेगा, इसकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती है, ठीक है ना। बस जिसने इस दुनिया में आने का मौका दिया, जिसने आपको अस्तित्व दिया, जिसने इस दुनिया को दिखाया, उससे बड़ा आपके लिए क्या हो सकता है, आप खुद सोचो। इसलिए प्लीज़ उसका सम्मान करिए, उसके सपनों को आप लोग साकार करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर लाइफ।